सन 1905 से पहले तक सभी वैज्ञानिक ये मानते थे कि टाइम एब्सोल्यूट होता है। मतलब ये पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह एक समान दर से चलता है। मतलब जितनी देर में मेरी घड़ी में 1 घंटे का समय बीतेगा उतनी देर में आपकी घड़ी में भी 1 ही घंटे का समय बीतेगा। और अगर कोई मंगल ग्रह में बैठा हो तो उसके लिए भी 1 ही घंटे का समय बीतेगा। इसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं होगा। लेकिन सन 1905 में साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। इस रिसर्च पेपर में लिखी गई थ्योरी को आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। इसी थ्योरी में कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिविटी ऑफ लेंथ्स एंड टाइम्स का। इस शब्द को ध्यान से देखो, यहाँ टाइम नहीं लिखा है, टाइम्स लिखा है, मतलब एक से ज़्यादा टाइम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिविटी ऑफ टाइम्स का, इसे हम आज टाइम डायलेशन के नाम से जानते हैं। और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसने वैज्ञानिकों की इस धारणा को कि टाइम एब्सोल्यूट होता है समाप्त कर दिया। और इसने हमें ये बताया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होता है। मतलब समय हमेशा एक ही स्पीड से नहीं चलता, ये कभी किसी के लिए तेज तो कभी किसी के लिए धीमा हो जाता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जितनी देर में आपके लिए 1 घंटे का समय बीते उतनी ही देर में किसी और के लिए 10 घंटे का समय बीत जाए, या जितनी देर में आपके लिए 1 महीने का समय बीते उतनी देर में किसी और के लिए 50 साल बीत जाए। और ये मैं किसी स्वप्न की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वास्तविकता में ऐसा हो सकता है। मतलब अगर कभी आपके साथ ऐसा हो गया कि आपके लिए तो 1 ही महीने का समय बीता लेकिन आपके दोस्त के लिए 50 साल बीत गए, तो ये कोई मजाक की बात नहीं है, वो सच में बूढ़ा हो जाएगा। और ये सब आपको सुनने में कितना भी अजीब क्यों ना लग रहा हो, लेकिन ये सच है, क्योंकि साइंटिस्ट इसका एक्सपेरिमेंटल टेस्ट भी करके देख चुके हैं। और अब सभी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि समय धीमा या तेज होता है। लेकिन ये कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टाइम डायलेशन है, मतलब समय का धीमा या तेज होना, ये 2 अलग अलग कंडीशंस में होता है। पहली, अगर आप बहुत तेज गति से ट्रैवल करें तो जैसे जैसे आपकी स्पीड तेज और तेज और तेज होती जाएगी, आपके लिए समय की गति धीमी होती जाएगी उस व्यक्ति की तुलना में जो रुका हुआ है। मतलब मान लो कि आप एक बहुत तेज गति से चलने वाले रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में चले गए और 1 महीने बाद वहाँ से वापस लौटे, तो आपको क्या लगता है यहाँ आपके साथ पृथ्वी में रहने वाले जो लोग थे उनकी उम्र कितनी बढ़ गई होगी? 1 महीना। क्योंकि अगर रॉकेट में आपने 1 महीने का समय बिताया है तो यहाँ भी 1 ही महीना बीता होगा। गलत। आप एक हाई स्पीड रॉकेट में थे और मैंने आपको बताया था कि हाई स्पीड से चलने पर टाइम स्लो हो जाता है। इसलिए जितनी देर में आपके लिए 1 महीना बीता, यहाँ सबके लिए 60 साल बीत गए होंगे और आपके सभी दोस्त बूढ़े हो गए होंगे। दूसरी कंडीशन, अगर आप किसी ऐसी जगह पहुँच जाएं जहाँ बहुत हाई ग्रेविटी हो, जैसे किसी ब्लैक होल के पास या किसी बड़े मैसिव प्लैनेट में, तो आपको तेज गति से चलना नहीं पड़ेगा। हाई ग्रेविटी की वजह से टाइम अपने आप स्लो हो जाता है। आप बस वहाँ कुछ देर रुकिए, जितनी देर में वहाँ आपके लिए कुछ घंटे बीतेंगे, यहाँ पृथ्वी में कई साल बीत जाएंगे। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम इस दूसरी तो नहीं लेकिन इस पहली स्थिति को विस्तार से समझने वाले हैं। हम अच्छे से ये समझेंगे कि जब कोई तेज गति से चलता है तो उसके लिए समय धीमा क्यों हो जाता है। इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सेकंड पोस्टुलेट को समझना होगा, जो कि बहुत ही आसान है। और वो ये है कि प्रकाश निर्वात में एक निश्चित चाल c से चलता है, जो कि उस स्रोत की चाल से पूरी तरह से स्वतंत्र होती है जिससे वह प्रकाश निकल रहा है। सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सदैव नियत रहती है। स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन वैक्यूम। चलिए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कार में बैठे हुए हैं और आपके हाथ में आपका मोबाइल फ़ोन है और एक दूसरा व्यक्ति है जो दूर से खड़ा होकर आपको देख रहा है। अब मान लीजिए कि आपकी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे की ओर चल रही है और आप इस कार से अपने मोबाइल फ़ोन को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे की ओर फेंक देते हैं। तो अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आपके पर्सपेक्टिव से आपके मोबाइल की स्पीड कितनी है, मतलब आपको अपने मोबाइल की स्पीड कितनी दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि आपने
आपने अपने मोबाइल को इतनी स्पीड से फेंका था तो आपको उसकी स्पीड इतनी ही दिखेगी। लेकिन अगर हम यही सवाल उस व्यक्ति से करें जो दूर खड़ा होकर आपको देख रहा है, तो ये इस सवाल का कोई और ही जवाब देगा। ये कहेगा कि इस मोबाइल की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, बल्कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि ये जब इस मोबाइल को देखेगा तो इसको तो यह मोबाइल इस कार से भी आगे चलता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए ये तो सिंपल सी बात है कि इसके लिए इस मोबाइल की स्पीड आपकी कार की स्पीड से भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए इसके पर्सपेक्टिव से देखने पर इस मोबाइल की स्पीड में कार की स्पीड भी जुड़ जाएगी और इसको इस मोबाइल की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 40 किलोमीटर प्रति घंटा कुल मिलाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई देगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर आपके हाथ में आपके मोबाइल फ़ोन की जगह एक टॉर्च हो और आप इसको ऑन कर दें, तो जैसे ही आप टॉर्च को ऑन करेंगे तो टॉर्च से निकला प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे की ओर चलेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आपको इस प्रकाश की स्पीड कितनी दिखेगी। तो सिंपल सी बात है कि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे की ओर निकला है, तो आपको इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। लेकिन अब अगर हम यही सवाल इस ऑब्जर्वर से पूछें तो कहानी में एक ट्विस्ट आ जाएगा। और ट्विस्ट ये है कि यह ऑब्जर्वर कहेगा कि इस टॉर्च से निकले प्रकाश की स्पीड मुझे भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही दिख रही है। मतलब बात जब मोबाइल की थी तो आपको इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इससे इस मोबाइल की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिख रही थी, क्योंकि इसके लिए इस मोबाइल की स्पीड में आपकी कार की स्पीड भी जुड़ गई थी। लेकिन अब जब बात प्रकाश की हो रही है, बात स्पीड ऑफ लाइट की हो रही है, तो इस बार इसमें आपकी कार की स्पीड नहीं जुड़ेगी। अगर आपके पर्सपेक्टिव से स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो इसके पर्सपेक्टिव से भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही होगी। और यही है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट। इसमें लिखा हुआ था कि प्रकाश की चाल उस स्रोत की चाल से स्वतंत्र होती है जिससे वो प्रकाश निकल रहा है। मतलब ये टॉर्च चाहे आगे को चले, चाहे पीछे को, चाहे ऊपर को, चाहे नीचे को, इसको देखने वाले किसी भी ऑब्जर्वर को, फिर चाहे वो कहीं पर भी खड़ा हो, उसे इस प्रकाश की चाल सदैव 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही दिखाई देगी। टॉर्च की चाल से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ तक की बात समझ गए हैं तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि चलो मान लिया कि प्रकाश की चाल नियत है, लेकिन प्रकाश की चाल का समय से क्या संबंध। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से स्पीड ऑफ टाइम क्यों चेंज हो रहा है। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक लाइट बॉक्स है और इस लाइट बॉक्स की विशेषता यह है कि इसके निचले हिस्से से एक लाइट पल्स बाहर निकलती है और इसके ऊपरी हिस्से से टकराकर नष्ट हो जाती है, और इसमें बार बार यही हो रहा है। अब इस एक्सपेरिमेंट को आसान करने के लिए मान लेते हैं कि जो प्रकाश की चाल है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं, मात्र 3 मीटर प्रति सेकंड है। आप परेशान मत होना, क्योंकि प्रकाश की चाल के कम या ज़्यादा होने की वजह से टाइम डायलेक्ट नहीं हो रहा है, वह तो प्रकाश की चाल की नियत होने की वजह से होता है। तो इस थॉट एक्सपेरिमेंट को सरल करने के लिए मान लेते हैं कि प्रकाश की चाल मात्र 3 मीटर प्रति सेकंड है, और ये जो लाइट बॉक्स हमारे पास है इसकी ऊंचाई भी 3 मीटर ही है। इसका मतलब यह हुआ कि ये लाइट पल्स जो यहाँ से निकल रही है, इसको नीचे से ऊपर तक जाने में 1 सेकंड का समय लगता है। और ये जो लाइट बॉक्स है वह एक रॉकेट के ऊपर रखा हुआ है, और इस लाइट बॉक्स के बगल में एक लड़का खड़ा हुआ है जिसका नाम टुक टुक है, और एक दूसरा लड़का है जो दूर से खड़ा होकर इस रॉकेट, इस लाइट बॉक्स और इस टुक टुक को देख रहा है। इसका नाम टोनी है, और ये जो रॉकेट है वह बहुत तेज स्पीड से आगे की ओर जा रहा है। अब सबसे पहले इस टुक टुक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है से मेरा मतलब यह है कि उसको इस लाइट पल्स का रास्ता क्या दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी बात है कि टुक टुक यह कहेगा कि लाइट पल्स यहाँ से निकली इस लाइट बॉक्स के निचले हिस्से से और ऊपर जाकर ऊपरी हिस्से से टकराकर नष्ट हो गई। तो वह कहेगा कि लाइट पल्स का रास्ता एक सीधा रास्ता है और वो ये रास्ता है। लेकिन अब अगर हम इस पूरे सिनेरियो को टोनी के पर्सपेक्टिव से देखें, मतलब अगर हम उससे ये सवाल करें कि उसे इस लाइट पल्स का रास्ता क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें कुछ और ही देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ से आगे का वीडियो बहुत ध्यान से देखना, अगर आप थोड़ा भी चूक गए तो कुछ समझ नहीं आएगा। अब मान लेते हैं कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जब यह रॉकेट यहाँ पर है, लाइट बॉक्स के निचले हिस्से से लाइट पल्स बाहर निकली, उस समय टोनी ने इसको देखा,
लेकिन इससे पहले कि यह लाइट पल्स इस लाइट बॉक्स के ऊपरी हिस्से में पहुंचती, लाइट बॉक्स का ऊपरी हिस्सा आगे जा चुका होगा। न सिर्फ लाइट बॉक्स का ऊपरी हिस्सा बल्कि पूरा का पूरा लाइट बॉक्स ही आगे जा चुका होगा। लेकिन जिस समय यह लाइट पल्स निकली थी उस समय तो यह पूरा का पूरा लाइट बॉक्स यहाँ पर था, इसका ऊपरी हिस्सा भी यहाँ पर था। लेकिन इससे पहले कि यह लाइट पल्स इसके ऊपरी हिस्से में पहुँचती और टकरा कर नष्ट होती, उससे पहले इसका ऊपरी हिस्सा यहाँ से आगे चला गया। बट अल्टीमेटली जो लाइट पल्स है वह पहुँचेगी तो लाइट बॉक्स के ऊपरी हिस्से में ही, जाना तो उसको वहीं पर है। तो फिर टोनी को यह रास्ता एक तिरछा रास्ता दिखाई देगा। उसको दिखाई देगा कि लाइट पल्स निकली तो यहाँ से, लेकिन इससे पहले कि वह लाइट बॉक्स के ऊपरी हिस्से में पहुँचती, लाइट बॉक्स का ऊपरी हिस्सा आगे गया, तो उसको यह रास्ता कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक डायगोनल पाथ दिखाई देगा उसको लाइट पल्स का। और आप बहुत ही आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि यह तिरछा रास्ता इस सीधे रास्ते से ज़्यादा लंबा है। मतलब लाइट पल्स का जो रास्ता टुक टुक को दिखाई दे रहा है वह कम लंबा है और जो टोनी को दिखाई दे रहा है वह ज़्यादा लंबा है। तो मान लेते हैं कि ये जो तिरछा रास्ता है वह 4 मीटर का है, क्योंकि ये जो सीधा रास्ता है वह तो हमें पहले से ही पता है कि यह 3 मीटर का है, क्योंकि हमने इस लाइट बॉक्स की ऊंचाई 3 मीटर ही तो मानी थी और यह सीधा रास्ता इस लाइट बॉक्स की ऊंचाई के बराबर ही है। लेकिन ये जो रास्ता है हमें इसके बारे में बस इतना ही पता है कि यह इससे लंबा है, इसीलिए अभी के लिए इसको 4 मीटर मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि जितनी देर में यह लाइट पल्स इस लाइट बॉक्स के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से में पहुँची, उतनी देर में इन दोनों के लिए कितना समय बीता होगा। चलिए 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइट पल्स के यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टुक टुक ने कितना समय एक्सपीरियंस किया। तो सिंपल सी बात है, वह यही कहेगा कि मेरे लिए तो 1 ही सेकंड का समय बीता। लाइट पल्स यहाँ से निकली और यहाँ जाकर टकराई और इतनी देर में 1 सेकंड का समय लगा। सिंपल। लेकिन टोनी क्या कहेगा? अगर टोनी भी यही कहे कि लाइट पल्स यहाँ से निकली और यहाँ जाकर टकराई और उतनी देर में मेरे लिए भी 1 ही सेकंड का समय बीता, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? देखिए, टुक टुक ये कह रहा है कि मेरे पर्सपेक्टिव से 1 सेकंड का समय बीता, और असल में उस 1 सेकंड में हुआ क्या है? उस 1 सेकंड में लाइट पल्स ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है, और यह दूरी कितनी थी? यह तो 3 मीटर थी। तो लाइट पल्स ने 3 मीटर की दूरी तय की, समय कितना लगा? 1 सेकंड। तो अगर इस हिसाब से हम ये कैलकुलेट करें कि उस लाइट की स्पीड क्या थी, उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो वह निकल कर आएगी 3 मीटर पर सेकंड। और हमने इस एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में स्पीड ऑफ लाइट को 3 मीटर पर सेकंड ही माना था, यह उतनी ही आ रही है। तो यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन अब अगर हम यह मान लें कि टोनी के लिए भी 1 ही सेकंड का समय लगा है, तो फिर सब तबाह हो जाएगा, क्योंकि टोनी के अनुसार लाइट पल्स का रास्ता यह रास्ता है। मतलब लाइट पल्स ने 4 मीटर की दूरी तय की है, और अगर टाइम 1 ही सेकंड लगा होगा तो जब हम स्पीड ऑफ लाइट निकालेंगे तो वह आएगी 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, वह तो चेंज हो ही नहीं सकती। ऐसा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट हमसे कह रहा है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि टुक टुक को स्पीड ऑफ लाइट 3 मीटर पर सेकंड और टोनी को स्पीड ऑफ लाइट 4 मीटर पर सेकंड दिखाई दे? ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए टाइम को चेंज हो जाना चाहिए, और यह यूनिवर्स ऐसा ही करेगा। यह यूनिवर्स एक फैसला करेगा कि जिसको प्रकाश का रास्ता ज़्यादा लंबा दिखाई दे रहा है उसके लिए ज़्यादा समय बीतेगा, और जिसको प्रकाश का रास्ता कम लंबा दिखाई दे रहा है उसके लिए कम समय बीतेगा। मतलब जितनी देर में टुक टुक के लिए 1 सेकंड का समय बीतेगा और वह यह कहेगा कि लाइट पल्स यहाँ से निकली और यहाँ जाकर टकराई, उतनी ही देर में टोनी के लिए 1 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा का समय, लगभग 1.334 सेकंड का समय बीत जाएगा। और फिर टोनी यह कहेगा कि लाइट पल्स यहाँ से निकली, यहाँ जाकर टकराई, लाइट पल्स ने 4 मीटर की दूरी तय की, और इस 4 मीटर की दूरी को तय करने में 1 सेकंड का नहीं बल्कि 1.334 सेकंड का समय लगा। तो अब अगर हम इसे चाल बराबर दूरी बटे समय वाले फार्मूले में रखकर कैलकुलेट करें तो स्पीड ऑफ लाइट 3 मीटर प्रति सेकंड ही आ जाएगी। मतलब अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार तेज गति से चलने पर प्रकाश की चाल को नियत रखने के लिए समय की चाल को बदल जाना पड़ा। लेकिन अब आप ये सोचकर परेशान मत होना कि टुक टुक के लिए समय धीमा हुआ है या टोनी के लिए समय तेज, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। किसी एक के लिए ना तो समय धीमा हुआ है और ना ही किसी के लिए समय तेज हुआ है। जो भी हुआ है दोनों के साथ एक दूसरे के सापेक्ष में हुआ है। मतलब अगर आप ये कहते हो कि टोनी के लिए समय तेज हो गया है
तो ये गलत है। और अगर आप ये कहते हो कि टुक टुक के लिए समय धीमा हो गया है तो ये भी गलत है। या ये कह लो कि ये अधूरा है। पूरा स्टेटमेंट आपको ऐसे बोलना है कि टोनी के लिए समय तेज हो गया है टुक टुक की तुलना में, या टुक टुक के लिए समय धीमा हो गया है टोनी की तुलना में। और इस बात का मतलब बहुत ही गहरा है, और वो ये है कि टोनी कभी भी ये नहीं जान पाएगा कि उसका समय धीमा चल रहा है, और टुक टुक कभी भी ये नहीं जान पाएगा कि उसका समय तेज चल रहा है, तब तक जब तक कि दोनों एक दूसरे से ना मिलें और एक दूसरे की घड़ियों को ना देखें। वैसे सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस बात को अभी ठीक से समझ नहीं पाए होंगे। तो चलो मैं आपको ये बात पुराने वाले एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। अगर आप एक हाई स्पीड रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में चले जाएं और इसकी वजह से आपके लिए जितनी देर में 1 महीने का समय बीते उतनी देर में पृथ्वी में 60 साल बीत जाएं, तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि जब यहाँ पृथ्वी पर 60 साल बीत रहे होंगे और उतनी ही देर में आपके लिए रॉकेट में 1 महीना बीत रहा होगा, तो आपको पता थोड़ी ना चलेगा कि टाइम स्लो हो गया है। आपको सब कुछ बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा जैसा आपको यहाँ पृथ्वी पर महसूस होता। और ठीक ऐसे ही यहाँ पृथ्वी पर भी 60 साल बीत जाएंगे और यहाँ भी किसी को पता नहीं चलेगा कि हम लोगों का टाइम तेज चल रहा है। और ऐसा तब तक रहेगा जब तक आप खुद पृथ्वी में वापस लौट कर नहीं आ जाते और यहाँ अपने आसपास हुए बदलाव को नहीं देख लेते। और अब ये रहा टाइम डायलेशन का इक्वेशन, टी मूविंग इज इक्वल टू टी स्टेशनरी √1 - v² / c²। यहाँ पर जो टी मूविंग है वो उस व्यक्ति के लिए बीता हुआ समय है जो चल रहा है, और जो टी स्टेशनरी है वो उस व्यक्ति के लिए बीता हुआ समय है जो रुका हुआ है। सी प्रकाश की चाल है जो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, और वी उस व्यक्ति की चाल है जो चल रहा है। और अब अंत में एक छोटी सी बात ये कि ये सब कुछ नहीं है, अभी भी बहुत सी बातें हैं जो बाकी रह गई। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन को ये कैसे पता चला कि प्रकाश की चाल नियत है? स्पेशल रिलेटिविटी का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? मैंने उसकी कोई बात क्यों नहीं की? रिलेटिविटी ऑफ टाइम्स तो समझ में आ गया, लेकिन रिलेटिविटी ऑफ लेंथ्स का क्या मतलब है? और इसके साथ ही टाइम डायलेशन सिमेट्री, ट्विन पैराडॉक्स और रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें अच्छे से समझे बिना आप ये मत सोचना कि आप टाइम डायलेशन को पूरी तरह से समझ गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। लेकिन अगर आपने अपना भरपूर प्यार दिखाया तो जल्दी उसे भी रिलीज कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।